नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में अभी देखा होगा कि आज का विषय है संपत्ति का मूल अधिकार भारत के संविधान से क्यों समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में था जब संविधान हमारा बना था, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि इसको समाप्त किया क्यों गया। ऐसी कौन सी समस्याएं थीं, ऐसी कौन सी दिक्कतें थीं जिनकी वजह से संपत्ति के मूल अधिकार को भारतीय संविधान से समाप्त किया गया। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा ये जानना होगा कि मूल अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। चूंकि हमारा देश लोकतंत्र पर आधारित है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, और किसी भी डेमोक्रेसी में नागरिकों के अधिकारों पर काफ़ी जोर दिया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स को लिया गया और संविधान के भाग 3 में इसको रखा गया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसको कोई छीन नहीं सकता है, नोबडी। सरकार भी यानी कार्यपालिका भी इसको नहीं छीन सकती है और न ही कोई निजी व्यक्ति इसको छीन सकता है। और ये संविधान प्रदत्त हैं, संविधान के द्वारा दिए गए हैं, तो इनको कोई भी ताकत छीन नहीं सकती है नागरिकों से। और बाकायदे नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी दिया गया है कि अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। और अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं जिनके माध्यम से वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हमारे देश में मूल अधिकारों को इतनी इम्पोर्टेंस है कि साधारण अपराध, साधारण या गंभीर अपराध आप कह सकते हैं कि हत्या, डकैती, लूटमार जैसे गंभीर अपराधों में भी व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। उसको नीचे से न्यायालय में प्रोसीडिंग करनी होगी, पहले लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, देन तब वो हाई कोर्ट जा सकता है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, मूल अधिकारों को इतनी ज़्यादा महत्व दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नीचे के न्यायालयों में जाने की उसको आवश्यकता नहीं होगी। और चूंकि वो फंडामेंटल राइट्स है तो न्यायालय तुरंत पीड़ित व्यक्ति को या जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसको रिलीफ देता है, उसके पक्ष में फैसला सुनाता है। तो इससे स्पष्ट आप लोगों को हुआ होगा कि मूल अधिकारों को हमारे संविधान में कितनी महत्ता दी गई है। अब हम लोग फिर से मूल मुद्दे पर आते हैं कि संपत्ति का मूल अधिकार, भाई जब इतना इंपॉर्टेंट था तो संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त क्यों कर दिया गया। आज़ादी के बाद से ही देश के नवनिर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और नवनिर्माण की प्रक्रिया में नई फैक्ट्रियां, कारखाने, टाउन प्लानिंग्स, रोड, बांध, नहरें, ये तमाम बनाई जा रही थी। और निश्चित रूप से इसमें निजी व्यक्तियों की संपत्तियां ली जानी थीं, भूमि अधिग्रहण होना था। और अब मान लीजिए कि कोई रेल लाइन बिछ रही है, अब उसमें किसी की भी ज़मीन आ गई तो वो बंदा सीधे हाई कोर्ट चला जाता था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी है मुझको, आर्टिकल 31 में संपत्ति का मूल अधिकार है मुझको, और मेरी संपत्ति ये कैसे ले सकते हैं, यानी गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। अब चूंकि
संविधान में ये व्यवस्था दी गई थी, तो न्यायालय भी मजबूर हो जाती थी और उस व्यक्ति को रिलीफ दी जाती थी जो सार्वजनिक किसी योजना में जिसकी जमीन ली जा रही थी। अब भूमि अधिग्रहण में बाधाएं पड़ने लगीं, तमाम विकास योजनाएं बाधित होने लगीं। देश के नवनिर्माण में जो भी काम होने थे, बांध, नहरें, रेल, रोड, टाउन प्लानिंग, कल कारखाने, तब अंततः सरकार ने ये निर्णय लिया कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाए और इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया और उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी वो मूल अधिकार तो समाप्त हो गया, लेकिन उसको संवैधानिक या विधिक अधिकार बनाए रखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसको दूसरी जगह रखा गया, आर्टिकल 300A में। अब संपत्ति विधिक या संवैधानिक अधिकार हो गया, यानी अभी भी अगर किसी की प्रॉपर्टी सरकार लेती है तो वो न्यायालय में जा सकता है, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट या अपर कोर्ट्स में नहीं जा सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर वो नीचे से जाएगा। अब लीगल आधार पर न्यायालय निर्णय लेगी कि क्या पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति सार्वजनिक योजना के लिए उपयोगी है, क्या पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति लिए बिना कोई रेल लाइन या कोई सड़क या कोई बांध या कोई एक्सप्रेस वे नहीं बनाया जा सकता है। अब गुण और दोष के आधार पर न्यायालय निर्णय लेगी और अगर उसको लगता है कि इस एक्सप्रेस वे के लिए या इस रेलवे लाइन के लिए फला व्यक्ति की ज़मीन ली जानी बहुत ज़रूरी है, तो न्यायालय सरकार के पक्ष में फैसला दे देगा कि भूमि अधिग्रहण सरकार कर सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि न्यायालय ये आदेश दे दे कि भाई इनको उचित मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि इनकी भी जीविकोपार्जन चलती रहे। तो अब संपत्ति जो है वो मूल अधिकार नहीं बल्कि विधिक अधिकार रह गया है और गुण और दोष के आधार पर अब न्यायालय फैसला देता है। तो उम्मीद है कि राइट टू प्रॉपर्टी आप लोगों को बेहतर तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी टॉपिक पर इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि लगातार आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नमस्कार, जय हिंद।